जय हिंद साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंह सक्सेस क्लासेस में। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो 2 दिन से नहीं आ रही थी क्योंकि देश में चुनाव का लहर था, इसीलिए हम लोग भी थोड़ा इधर उधर फंसे हुए थे फ्रेंड्स, इसीलिए वीडियो लेके नहीं आ पाए। ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इसमें इस प्रैक्टिस सेट में सारे साइंस का क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जितने भी क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में हम लाते हैं, लेकिन हर प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम में मैंने नहीं रखता है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें दरोगा का बहुत सारा क्वेश्चन और बीपीएससी का भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए जितना भी नॉमेरिकल टाइप का क्वेश्चन होगा उस पर आप लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज चलते हैं। इसमें साइंस का क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं सर, ठीक है, जो हम आपके सामने आज का प्रैक्टिस सेट रख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन करा है, सजीव कोशिका में होने वाले उपापचयी कार्यों का नियंत्रण रखने वाली इकाई कौन सी है? किस कोशिका में? सजीव कोशिका में होने वाले उपापचयी कार्यों पर नियंत्रण रखने वाली इकाई क्या है? जो है उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखने वाली जो है वो न्यूक्लियस है, केंद्रक है। क्या है? उपापचयी कार्यों पर नियंत्रण रखने वाली इकाई कौन सी है सजीव कोशिका में? तो न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कह रहा है, निम्नलिखित पदार्थों के तत्वों का चयन कीजिए। कह रहा है कौन सा पदार्थ तत्व है? देखिए, जल तत्व नहीं है, ये लिक्विड हो गया। लवण भी तत्व नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और संगमरमर CaCO3 चूना पत्थर जिसको कहते हैं, ठीक है, CaCO3 संगमरमर या चूना पत्थर, ये सब तत्व नहीं है। लेकिन मरकरी और आयरन ये दोनों एलिमेंट है, ये दोनों क्या है? तत्व है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए सारे ऑप्शन को हम नहीं ले पाए इसमें। हाँ देखिए, तो इसमें से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देख लीजिए क्या करना है। जल तो हमारा किसी भी तौर पर एलिमेंट्स नहीं हो सकता है, नहीं है फ्रेंड्स, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा कि 3 और 4 अर्थात मरकरी और आयरन जो है वो क्या है? एलिमेंट्स हैं। लवण, जल और संगमरमर, संगमरमर का फार्मूला क्या होता है? तो CaCO3 होता है। तो ये हमारा एलिमेंट नहीं है, मरकरी और आयरन ये एलिमेंट्स हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द्रव में डूबी हुई वस्तु पर कौन सा बल कार्य करता है? द्रव में जो डूबी हुई वस्तु होता है उस पर उत्प्लावन और गुरुत्व दोनों बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है डूबी हुई वस्तु पर? तो गुरुत्व प्लस उत्प्लावन ये दोनों प्रकार के बल द्रव में डूबी हुई वस्तु पर कार्य करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कह रहा है, डायरिया रोग का कारण क्या है? जो डायरिया है, डायरिया जीवाणु से भी फैलता है, विषाणु और कवक ये तीनों से संक्रमण होने वाला बीमारी है। ये तीनों से संक्रमित होने वाला बीमारी डायरिया है। जीवाणु से, विषाणु और कवक ये तीनों प्रकार के संक्रमक से डायरिया रोग फैलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज सभी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, यदि एक कार्बन के 1 ग्राम में X परमाणु है, क्या कर रहा है? यदि 1 ग्राम में X परमाणु है, कार्बन के 1 ग्राम में X परमाणु है, तो मैग्नीशियम में 1 ग्राम में कितने परमाणु होंगे? तो X/2 होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये नॉमेरिकल सवाल है। ठीक है, इस जगह हमें स्पेस भी नहीं है जो हम आपको बता सकें डिटेल्स से। ठीक है फ्रेंड्स, और आपकी सब परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है, ये BPSC UPSC लेवल में पूछा जाता है नॉमेरिकल। ठीक है फ्रेंड्स, और बिहार दरोगा में कभी कभी पूछ लिया जाता है नॉमेरिकल। ठीक है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा इस प्रकार का टफ क्वेश्चन। अगला कह रहा है, अगला भी नॉमेरिकल है जो आपके क्वेश्चन में नहीं, आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्पेस रहता इस जगह बताने का जगह रहता नॉमेरिकल तो हम आपको अवश्य बताते। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन को लेते हैं। अगला कह रहा है, पौधे के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य क्या है? पौधे के जो भरण उत्तक तंत्र के जो मुख्य कार्य हैं फ्रेंड्स, हम चारों ऑप्शन पर नहीं चलेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसी पर चलेंगे। ठीक है, कह रहा है पौधे के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य क्या है? तो जो पौधे के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य है उसका मुख्य कार्य है भोज्य पदार्थ का निर्माण करना और उसका संग्रह करना। क्या है पौधे के भरण उत्तक तंत्र का मुख्य कार्य? तो भोज्य पदार्थ का निर्माण करना और उसी का संग्रह करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन खड़ा है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। किसका परमाणु मॉडल? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल निम्नलिखित में से एक किस कथनों को स्पष्ट करने में असफल रहा है? देखिए, रदरफोर्ड के सभी परमाणु मॉडलों को हम जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि स्पष्ट करने में असफल रहा है। इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आता है तो चारों ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। कहा कौन सा कथन स्पष्ट करने में असफल रहा है? रदरफोर्ड का मॉडल। देखिए, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में अवस्थित होता है। तो हाँ, ये तो बात स्पष्ट कर दिए हैं रदरफोर्ड साहब, जो कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है उसके नाभिक में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके नाभिक में होता है, ठीक है। वही जो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है फ्रेंड्स, वही उसका द्रव्यमान कहलाता है। वही परमाणु का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसी परमाणु का द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो इलेक्ट्रॉन है वो वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटते रहते हैं, वो कक्ष से बाहर, ठीक है। अगला फिर दूसरा कड़ा है, ये भी सही लग रहा है। फिर अगला कड़ा है, परमाणु के अंदर धन आवेश स्थान रिक्त होता है। तो हाँ फ्रेंड्स, परमाणु के अंदर अधिकांश जो स्थान होता है वो रिक्त होता है, क्योंकि देखिए रिक्त कैसे होता है। देखिए, जब सोने की पतली चादर से जब रदरफोर्ड किरणों को गुजारे थे तो बहुत सारे किरण बाहर पर निकल गए थे। तो इस प्रकार स्पष्ट यह होता है कि जो किरण बाहर निकल गया था, ये बात इससे सिद्ध होता है कि अंदर जगह था, बीच में स्पेस था, तभी तो बाहर निकला। क्योंकि यदि जगह नहीं रहता, जब सोने के पतले चादर से जब प्रकाश को गुजारा गया, यदि बाहर नहीं निकलता, तब इस प्रकार कह सकते कि अंदर स्थान रिक्त नहीं था, जिस कारण बाहर नहीं निकल पाया। बाहर निकलने का एक कारण था कि स्थान रिक्त था, इसीलिए बाहर निकला था। दूसरा भी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सही साबित करता है, ठीक है। तीसरा कह रहा है, परमाणु के ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन। परमाणु के ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो कक्ष के बाहर चक्कर काटते रहते हैं। जो ऋण आवेशित होता है वही प्रोटॉन धन आवेशित होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन धन आवेशित होता है। क्या कर रहा है, प्रोटॉन के ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धन आवेशित प्रोटॉन की संख्या के समान होने के कारण परमाणु उदासीन होता है। तो हाँ फ्रेंड्स, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो आवेशित कण होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन धनात्मक होती है, इसी दोनों के समान होने के कारण परमाणु उदासीन होता है। ये भी सही साबित करता है। अगला कह रहा है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। तो नहीं, किसी निश्चित कक्षा के वृत्ताकार कक्ष में नहीं घूमते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को स्पष्ट करने में असफल रहा यह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों जो मॉडल है ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सही साबित करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है, किसी वस्तु पर बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो बल की अनुपस्थिति में विस्थापन का कार्य हो सकता है, ठीक है, बल की अनुपस्थिति में भी विस्थापन का कार्य हो सकता है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है बल की अनुपस्थिति में विस्थापन का कार्य नहीं होता है, ऐसी कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। बल की अनुपस्थिति में भी जो विस्थापन का कार्य है वो होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। केवल दो कि जो बल के अब्सेंटी में भी विस्थापन का कार्य पॉसिबल है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैव विविधता अधिनियम 2002 क्या कह रहा है, जैव विविधता अधिनियम 2002 के क्रियान्वयन में हेतु राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कहाँ किया गया था। जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना वो चेन्नई में किया गया था। कहाँ किया गया था फ्रेंड्स, तो चेन्नई में किया गया था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला कह रहा है, रक्त जमने की प्रक्रिया में कौन सा प्रोटीन रक्त प्लाज्मा से अलग हो जाता है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि रक्त जमने की प्रक्रिया में कौन सा प्रोटीन रक्त प्लाज्मा से अलग हो जाते हैं। तो फाइब्रिनोजेन जो होता है वो प्रोटीन रक्त प्लाज्मा से अलग हो जाता है। कौन हो जाता है, तो रक्त जमने की प्रक्रिया में प्रोटीन रक्त प्लाज्मा से कौन अलग हो जाता है, तो फाइब्रिनोजेन अलग हो जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भस्म तथा अम्ल की जल से अभिक्रिया करने पर, भस्म और अम्ल दोनों की अभिक्रिया जल से
कराने के संदर्भ में कह रहा है विचार को चुनिए कि कौन सा विचार सही है। ठीक है फ्रेंड, उसी विचार को हमें सुनना है या चुनना है। देखिए आप लोग अच्छी तरह सुनिए, देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन कह रहा है भस्म तथा जल के बीच ऊष्मा छिपी अभिक्रिया होती है। ये जो फ्रेंड्स अम्ल और भस्म का यदि जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अम्ल तथा जल के बीच ऊष्मा छिपी अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्मा छिपी अभिक्रिया होगी, ना कि ऊष्मा शोषी। क्या कौन सी अभिक्रिया होगी? तो ऊष्मा छिपी अभिक्रिया होगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा? यदि जैसे ही सोचिए, यदि अवतल दर्पण में कोई प्रतिबिंब बना तो वो किस प्रकार का होगा? काल्पनिक होगा। यदि वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच होगा तो वस्तु हमेशा बड़ा होगा। कैसा होगा? वस्तु की साइज क्या होगा? तो बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कह रहा है मानव के श्वसन पथ का अंतिम भाग कौन सा है? मानव के श्वसन का अंतिम पथ कौन सा हो सकता है जहां गैसीय आदान प्रदान की गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया संपन्न होती है? तो एल्वियोलाई अर्थात वायु प्रकोष्ठ जो होते हैं उसमें मानव श्वसन पथ का अंतिम भाग होता है जहां गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है। वो कौन सा होता है? तो एल्वियोलाई वायु प्रकोष्ठ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स रासायनिक अभिक्रिया C+H2O प्रतिक्रिया करके क्या आया? CO+H2O में कौन सी अभिक्रिया हुई है? तो देखिए फ्रेंड्स C+H2O को अभिक्रिया कराने पर CO देखिए जल से ऑक्सीजन आ गया कार्बन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। ठीक है, ये ऑक्सीजन हट के कहाँ आ गया? कार्बन भी जुट गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन अकेला का अकेला रह गया। ये अपना ऑक्सीजन किसको दिया? तो कार्बन को दिया, कार्बन जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। इसमें जल का क्या हुआ है? H2 हाइड्रोजन का क्या हुआ है? तो जल का ऑक्सीकारक पदार्थ है। जल का कैसा पदार्थ है? ओ तो ऑक्सीकारक पदार्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, जल का कैसा पदार्थ है? तो ऑक्सीकारक पदार्थ है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि लेंस के गोलीय विपथन का क्या तात्पर्य है? देखिए हम लोग एकदम आंसर पढ़ाएंगे, चारों ऑप्शन पढ़ते पढ़ते वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर याद रखना है। ये एक ऐसा प्रैक्टिस सेट है जो आपको एग्जाम में सिर्फ ABC करके टिक करना है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है लेंस के गोलीय विपथन का तात्पर्य क्या है? लेंस के गोलीय विपथन का तात्पर्य है लेंस के जो मुख्य अक्ष के जो समांतर आती है सभी किरणों का एक बिंदु पर अपसरित नहीं होता है। ठीक है, लेंस के जो मुख्य अक्ष की जो समांतर आती है, लेंस जो मुख्य अक्ष की जब समांतर आती है तभी सभी किरणों का जो हो एक बिंदु पर अभिसारित नहीं हो पाता है, एक बिंदु पर अभिसारित नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक पेशियों की गति पर नियंत्रण करता है? तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है? तो मानव मस्तिष्क का सेरिबेलम जो भाग होता है वो ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, तो हमें विस्थापन अभिक्रिया को ढूंढना है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए कोई भी यदि विलयन है किसी धातु के साथ यदि अभिक्रिया कराते हैं, जिस धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं उसे अत्यंत ही क्रियाशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो क्रियाशील होना चाहिए। ये जो सोडियम है ना ये अत्यंत क्रियाशील है, बट कॉपर उतना क्रियाशील नहीं है। ये इसके सामने बिल्कुल टिक नहीं सकता है, सोडियम के सामने कॉपर। वही सोडियम के साथ फिर खड़ा Al एल्युमिनियम, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि अत्यंत क्रियाशील है, एल्युमिनियम इसके अनुपात में कुछ भी नहीं है। फिर खड़ा Fe लोहा, फिर Ag के साथ, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये जो धातु से जब अभिक्रिया कराते हैं किसी विलयन में तो धातु को अधिक से अधिक स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। ठीक है, अधिक से अधिक क्रियाशील होना बहुत ही जरूरी है, जो नहीं है। ये देखिए इस जगह Ag सिल्वर को कॉपर से कराते हैं तो कॉपर अत्यंत क्रियाशील धातु है, इस विलयन के साथ आसानी से विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर को कॉपर के साथ। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विस्थापन की अभिक्रिया इसी में संभव है। ठीक है,
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या करा है, अगला कह रहा है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, देखिए कट गया था मिस्टेक से, सॉरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद, एल लंबाई ए अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के विद्युत तार का प्रतिरोध R है। इसी पदार्थ के बने दूसरे तार की लंबाई इतनी है और अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद 4A है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध हमेशा आधा होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? आधा होगा। तो आधा में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो R/2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये BPSC का पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है भारत में राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम, भारत में राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? तो भारत में राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1986 में हुआ है। कब हुआ है? तो वर्ष 1986 में हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक बीजपत्री पौधे के तने में द्वितीयक वृद्धि जो होता है वो क्यों नहीं हो पाता है? एक पत्रीय जो पौधा होता है उसमें द्वितीय वृद्धि क्यों नहीं हो पाता है? तो कैम्बियन के कारण द्वितीय वृद्धि एक बीजपत्री पौधे में नहीं हो पाता है। किसके कारण? कैम्बियन के कारण एक बीजपत्री जो पौधा होता है उसमें द्वितीय वृद्धि नहीं हो पाती है, ठीक है। अगला कह रहा है, एक तत्व का द्रव्यमान संख्या 23 है, एक तत्व का द्रव्यमान संख्या 23 है तथा इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। क्या कह रहा है? तथा इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, तो तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? तो तत्व का परमाणु संख्या पूछ रहा है फ्रेंड्स। जो देखिए, यदि द्रव्यमान संख्या जो है 23 है, 23 है ना फ्रेंड्स। द्रव्यमान संख्या कहते किसको है? वही जो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है वही नाभिक का द्रव्यमान संख्या कहलाता है, वही तत्व का द्रव्यमान संख्या कहलाता है। वही N+P बराबर कितना दिया हुआ है? तो 23 दिया हुआ है फ्रेंड्स। तत्व का द्रव्यमान संख्या 23, वही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है फ्रेंड्स। 23 दिया हुआ है तथा इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। न्यूट्रॉन कितना है? तो न्यूट्रॉन 12 है और प्रोटॉन का पता नहीं है, लेकिन टोटल कितना है? 23। इसी 23 में से 12 को घटा देंगे, ठीक है। तो P मालूम, हमको प्रोटॉन की संख्या मालूम चल जाएगा। तो इस प्रकार 11 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। 11 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पानी का ताप 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया जाता है। पानी का यदि तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया जाता है तो इसका घनत्व अर्थात इसकी डेंसिटी में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका डेंसिटी जो है, इसका डेंसिटी घनत्व घट जाएगा। क्या होगा? यदि पानी के तापमान को 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ाया जाएगा तो इसका डेंसिटी कम होगा, इसका अर्थात घनत्व कम होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, 24 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक जलोभिद पौधे का गुण नहीं है? जलोभिद पौधे का गुण नहीं है। जलोभिद पौधे का गुण देखिए, आइए देखते हैं कौन कौन है। रक्षी उत्तकों का अभाव होता है। ये जो जलोभिद पौधा होता है जलोद्भिद, उसमें रक्षी उत्तकों का क्या होता है? अभाव होता है। और यांत्रिक उत्तकों का भी अभाव होता है। रक्षी प्लस आंतरिक दोनों उत्तकों का अभाव होता है। और संवहनी उत्तक बहुत ही कम इसमें विकसित होता है। संवहनी उत्तक को जलोभिद पौधा में क्या होता है? कम विकसित होता है, कह रहा है। लेकिन गुण नहीं है, तो ये इसका गुण नहीं है कि रंध्र प्रायः गड्ढों में स्थित होता है। तो जो जलोभिद पौधे होते हैं इनके रंध्र प्रायः गड्ढे में स्थित नहीं होते हैं। ये कथन आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको थोड़ा साइंस का क्वेश्चन टफ लग रहा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े एग्जामों का क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। जो सर के द्वारा क्वेश्चन इंक्लूड किया जाता है बस वही हम आपके सामने हूबहू प्रैक्टिस सेट को लाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, M तथा N समान गुण वाले दो तत्व हैं। M तथा N दो समान गुण वाले तत्व हैं जो अष्टक नियम का पालन करता है। जो अष्टक नियम का पालन करता है M तथा N के बीच कुल तत्व। देखिए अष्टक नियम में 1 से 8 तक का एलिमेंट आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक का आएगा ना फ्रेंड्स। कह रहा है M तथा N समान गुण वाले दो तत्व हैं, तो M को इस कोने पर बैठा देते हैं और N को इस कोने पर बैठा देते हैं। कह रहा है M तथा N समान गुण वाले दो तत्व हैं जो अष्टक नियम का
पालन करता है। तो अष्टक नियम में 8 एलिमेंट को बैठा दीजिए, ठीक है। तथा m तथा n के बीच कुल तत्व की संख्या, देखिए m और n के बीच कुल तत्व क्या गो है, 1 2 3 4 5 6 6 गो है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन नॉमेरिकल है, ये भी आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, तो छोड़ देते हैं इसको, जगह नहीं है फ्रेंड्स, नहीं तो हम आपको जरूर बताते। अगला कह रहा है माइटोसिस कोशिका विभाजन में साइटोकाइनेसिस के अंतर्गत क्या होता है। तो माइटोसिस कोशिका विभाजन होता है, उसमें साइटोकाइनेसिस के अंतर्गत कोशिका का विभाजन करते हैं। जैसे कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, उसी तरह जो कोशिका का विभाजन होता है उसे साइटो याद रखना है, साइटोकाइनेसिस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 28 नंबर का फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है यदि किसी रेडियो सक्रिय तत्वों से एक अलग अल्फा 2 बीटा का उत्सर्जित होता है, एक अलग अल्फा तथा 2 बीटा उत्सर्जित होता है, तो प्रतिफल के रूप में क्या प्राप्त होता है। तो प्रतिफल के रूप में समस्थानिक प्राप्त होता है। क्या होता है, एक अल्फा और 2 बीटा का उत्सर्जन से प्रतिफल क्या प्राप्त होता है, सो समस्थानिक प्राप्त होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए विचार करने के लिए कह रहा है, तो इस प्रकार हम सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे। कह रहा है ऑप्शन कौन सा कथन सही है, तो सही को हमें ढूंढना है। कह रहा है ताप वृद्धि से द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, तो नहीं फ्रेंड्स, ताप बढ़ने से द्रव का पृष्ठ तनाव बिल्कुल नहीं बढ़ता है, ठीक है। अगला कह रहा है ताप वृद्धि से द्रव का सनायता गुणांक का मान बढ़ जाता है, तो नहीं, ताप के बढ़ने से द्रव सनायता गुणांक का भी मान नहीं बढ़ता है, लेकिन ताप वृद्धि से गैसों का सनायता गुणांक का मान बढ़ता है। ताप वृद्धि से किसका मान बढ़ता है, तो गैस की सनायता गुणांक का मान बढ़ता है ताप वृद्धि से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, केवल 3। अगला कह रहा है हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। तो हवाई जहाज़ के जो ब्लैक बॉक्स होते हैं उसका रंग नारंगी होता है, ऑरेंज कलर का होता है। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, तो नारंगी कलर का होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला कह रहा है फ्रेंड्स कि माइलिन शीथ रेनवियर नोड्स है तथा श्वान कोशिका के किस ऊतक के महत्वपूर्ण भाग है। ये जो दोनों हैं, ये किस ऊतक का कह रहा है महत्वपूर्ण भाग है। कौन सा कह रहा है, माइलिन शीथ तथा रेनवियर नोड जो है और जो श्वान कोशिका, ये तीनों है, ये किस ऊतक के महत्वपूर्ण भाग है। तो ये नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक का भाग है। किसका महत्वपूर्ण भाग है, ये तीनों माइलिन शीथ, रेनवियर नोड तथा श्वान कोशिका, ये तंत्रिका ऊतक का महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला कह रहा है नाभिक के अस्थायी होने का क्या कारण है। तो नाभिक के अस्थायी होने का एक प्रमुख कारण है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अधिक अनुपात, यही नाभिक की अस्थायी कारण है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायवीय श्वसन में होता है, वायवीय श्वसन में कौन सा चक्र होता है। तो वायवीय श्वसन में जो है वो ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र दोनों होता है। वायवीय श्वसन में किस प्रकार का होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स साइकिल दोनों प्रकार का श्वसन होता है वायवीय में, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस प्लस क्रेब्स साइकिल दोनों वायवीय श्वसन में होता है। अगला कह रहा है फ्रेंड्स भाखड़ा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। वो किन कारणों से बढ़ती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से बढ़ता है, CaCO3 के वजह से बढ़ता है, ठीक है, दीवार पर का लाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, अर्थात गलत को ढूंढने के लिए कह रहा है वास्तविक विलयन के कण जो फिल्टर पेपर के आर पार हो जाते हैं, तो वास्तविक विलयन के कण जो है फिल्टर के वो आर पार हो जाते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कोलाइडी के कण जो है फिल्टर के आर पार हो जाते हैं। वास्तविक और कोलाइडी विलयन दोनों के जो कण होते हैं वो फिल्टर पेपर के आर पार हो जाता है, लेकिन जो है निलंबन के कण जो है वो फिल्टर पेपर के आर पार नहीं हो पाता है। निलंबन के कण जो है वो फिल्टर पेपर के आर पार नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
देखिए अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित स्थितियों में बाष्पो उत्सर्जन को अत्यंत तेज करता है। तो बाष्पो उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है उसको तेज करने का काम कौन करता है? तो कम आर्द्रता तथा उच्च तापमान बाष्पो उत्सर्जन की क्रिया को अत्यंत तेज करता है। कम आर्द्रता और उच्च तापमान ये दोनों मिलकर बाष्पो उत्सर्जन की प्रक्रिया को अत्यंत तेज करने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित पे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत को हमें ढूंढने के लिए कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम का सूत्र होता है CaH2PO4 का होल ट्वाइस। क्या होता है सुपर फास्फेट ऑफ लाइम का फार्मूला? CaH2PO4 का होल ट्वाइस। और कैल्शियम साइनामाइड का CaCN2 होता है। कैल्शियम साइनामाइड का फार्मूला क्या होता है? CaCN2। और फास्जीन का फास्फिन का क्या होता है? PH3 फास्फिन, यहाँ याद रखना है, फास्फिन का PH3 वही फास्जीन का होता है फ्रेंड्स, फास्जीन का COCl2 होता है। फास्जीन का फार्मूला क्या होता है? तो COCl2 फास्जीन का फार्मूला होता है, आपको याद रखना है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपको सुमेलित नहीं है, तो ए सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है खाना बनाते समय हीटर कॉयल के ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण खाना बनाने वाले बर्तन को किस प्रक्रम के तहत होता है? देखिए जो खाना बनाने वाला बर्तन होता है अर्थात खाना बनाते समय हीटर कॉयल के ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण खाना बनाने वाले बर्तन को किस तरह होता है, स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो वो केवल चालन एवं संवहन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा? केवल चालन एवं संवहन विधि द्वारा खाना बनाते समय हीटर कॉयल के ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण होता है बर्तनों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला कह रहा है फ्रेंड्स जब श्वेत फास्फोरस को खुले वायुमंडल में रखा जाता है, जब श्वेत फास्फोरस को खुले वायुमंडल में रखा जाता है तो यह अधिक चमकता है। तो किसके कारण चमकता है फ्रेंड्स? तो देखिए जो फास्फोरस का है वो ऑक्सीकरण होता है, इसीलिए वो चमकता है। क्या होता है फास्फोरस का? ऑक्सीकरण होता है, इसलिए वो चमकता है। अगला कह रहा है बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार का होना किस रोग का लक्षण है? बार बार यदि आपको ठंडा लगता है और तेज बुखार आता है उसके साथ साथ, तो आप समझ लीजिए हमको मलेरिया हुआ है। कौन सा बीमारी? तो मलेरिया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक स्टेथोस्कोप के हृदय के धड़कन की ध्वनि, देखिए हृदय की जो धड़कन मापी जाती है वो किससे मापी जाती है? तो स्टेथोस्कोप से मापी जाती है कि धड़कन की गति। ध्वनि स्टेथोस्कोप को नली में गमन करता है। तो किस नली में गमन करता है? तो फ्रेंड्स तो वो जो करते हैं नली के बारंबारता परावर्तन के द्वारा, नली के बारंबार परिवर्तन के द्वारा एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप की नली में गमन करता है। अर्थात कह रहा है क्या फ्रेंड्स जो हृदय की धड़कन जो एक हृदय की धड़कन की गति है वो ध्वनि में कैसे गमन करती है? तो वो नली के बारंबार परावर्तन के द्वारा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है क्वेश्चन, आपको छोड़ देना है। ठीक है फ्रेंड्स, स्पेस रहता तो मैं अवश्य बताती। ठीक है, देखिए कह रहा है हमें घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? किन कारणों से घास का हरा रंग दिखाई देता है? तो यह हरे प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित कर देता है। जब हम हरे घास की ओर देखते हैं तो वो प्रकाश को हमारी आंखों में पुनः परावर्तित करने की काम करती है, इसीलिए हमें घास हरा दिखाई देती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कर रहा है उत्तेजन वर्धक के गुण को प्रदान करने वाला एल्कोलाइड, उत्तेजन वर्धक गुण को प्रदान करने वाला एल्कोलाइड जो है कैफीन की मात्रा किस पेय पदार्थ में सर्वाधिक होती है? तो किस पेय पदार्थ में फ्रेंड्स अधिक होता है? तो वो कोको में अधिक होता है। किस में होता है? कोको में उत्तेजन वर्धक के गुण को प्रदान करने वाला एल्कोलाइड कैफीन की मात्रा कोको में अधिक होती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्वेश्चन बड़ा है, एक ही लेते हैं। देखिए कह रहा है H2O के द्वारा आग बुझ जाती है क्यों? H2O अर्थात जल के द्वारा आग क्यों बुझती है? तो देखिए जल के द्वारा यह दहनशील पदार्थ है को ठंडा करता है। जल जो है दहनशील पदार्थों को ठंडा करने का काम करती है, जिससे उसका ज्वलनताप कम हो जाता है और आग बुझ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह वायु की आपूर्ति को भी रोक देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। देखिए अगला क्या कह रहा है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग 50 क्वेश्चन के करीब हैं।
फ्रेंड्स आप लोग यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है इससे पीछे हम लोग कई प्रैक्टिस सेट को करा चुके हैं। यदि आप नहीं किए हैं तो उन्हें जाकर कर लीजिए, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। अगला खड़ा है रुधिर आधान के बारे में। रुधिर आधान के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? हम सिर्फ सही कथनों पर आते हैं फ्रेंड। ठीक है, जो रुधिर वर्ग बी है ना फ्रेंड्स, वो ए बी को रुधिर दे सकता है। जिसका भी ब्लड ग्रुप बी है फ्रेंड्स, वो ए बी को ब्लड दे सकता है, ए बी को ब्लड दे सकता है तथा बी वर्ग वाले से सिर्फ ले सकता है। देखिए, मान लीजिए यदि आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आप एक ए बी जो ब्लड ग्रुप वाले होंगे आप उसे दे सकते हैं, और लेना आपको किससे है तो सिर्फ और सिर्फ आप बी से ही ले सकते हैं, ब्लड ग्रुप बी वाले। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स, एक बार हम और कहना चाहेंगे, यदि आपको प्रैक्टिस सेट आपको नहीं मिल रही है लगातार यूट्यूब पर, आप हमारे चैनल सिंह सक्सेस क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, हम प्लेलिस्ट बना के डाल चुके हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप कोशिकाओं की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? देखिए, पादप कोशिकाओं की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत क्यों होता है तो ऑक्सीजन के कारण। किसके कारण? तो ऑक्सीजन। क्या कहा, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? तो वो ऑक्सीजन के कारण पादप मुड़ा हुआ प्रतीत होता है प्रकाश की ओर। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी खांसी आ गई थी। देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 48 का कह रहा है गलत सुमेल है। निम्नलिखित में कौन युग्म गलत सुमेल है? जी देखिए, जो क्विक सिल्वर है, क्विक सिल्वर का अन्य नाम पारा है। क्विक सिल्वर का अन्य नाम क्या है? पारा है। और हॉर्न सिल्वर का, देखिए हॉर्न सिल्वर का सीसा नाम नहीं है, तो हॉर्न सिल्वर का नाम क्या है दूसरा नाम? तो सेरागाइराइड है। सेरागाइराइड है हॉर्न सिल्वर का। क्या नाम है? सेरागाइराइड। सेरागाइराइड। देखिए फ्रेंड्स, सेरागाइराइड है। हॉर्न सिल्वर का अन्य नाम क्या है? तो सेरागाइराइड है हॉर्न सिल्वर का दूसरा नाम। वही क्विक सिल्वर पारा का नाम है। लिथार्ज लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहते हैं। लिथार्ज किसे कहा जाता है? तो लेड ऑक्साइड को। और गैलेना लेड सल्फाइड को। गैलेना लेड सल्फाइड को। लिथार्ज लेड ऑक्साइड को। गैलेना किसको कहा जाता है? तो लेड सल्फाइड, सल्फाइड लगा हुआ है। वही लिथार्ज लेड ऑक्साइड को। हॉर्न सिल्वर सेरागाइड को। ठीक है, सेरागाइराइड को। और वही क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अंतिम तो नहीं कर सकते हैं, ये 49 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन आएगा 50 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? सही को ढूंढने के लिए कह रहा है वाहन के परिचालन की सुविधा के लिए चालक साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का व्यवहार करते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, आप लोग 9th में ही पढ़ चुके होंगे कि वाहन के परिचालन की सुविधा के लिए जो होते हैं वो ड्राइवर जो होते हैं वो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। ठीक है, ये सही है। फिर दूसरा कह रहा है उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अवतल दर्पण के अपेक्षा अधिकृत होता है या अधिक होता है। तो हाँ फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो अवतल दर्पण की अपेक्षा अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट जो साइंस का था उसके अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अंतिम क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है। तो अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि उत्कृष्ट गैसों के अल्पज्ञ क्रियाशील होते हैं। उत्कृष्ट गैस जो होते हैं वो अल्पज्ञ क्रियाशील होते हैं। निम्नलिखित में से इसकी क्या कारण है? देखिए चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं। कह रहा है उत्कृष्ट गैस के संयोजी सेल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यासपूर्ण होता है। तो हाँ फ्रेंड्स, उत्कृष्ट गैस के जो संयोजी सेल होते हैं उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होते हैं वो पूर्ण होते हैं उत्कृष्ट गैस संयोजी सेल के। ठीक है, अगला कह रहा है उत्कृष्ट गैस के आयनन एंथैल्पी के मान उच्च होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन में परिवर्तन हो जाने की प्रवृत्ति अत्यंत न्यून होती है। तो हाँ फ्रेंड्स, इस प्रकार कह सकते हैं जो उत्कृष्ट गैस का जो आयनन एंथैल्पी का जो मान उच्च होता है
इसी उच्च होने आयनन इंथैल्पी का मान उच्च होने के वजह से इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो 2 भी सही हो जाएगा, 1 भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर, उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया अत्यंत कम होती है। तो हाँ फ्रेंड्स, उत्कृष्ट गैस के जो इलेक्ट्रॉन जो प्राप्त करते हैं उत्कृष्ट गैस, वो ऋणायन में परिवर्तित हो जाने की प्रकृति अत्यंत उसकी कम होती है। ऋणायन में परिवर्तित हो जाने की प्रकृति क्या हो जाती है, तो अत्यंत कम हो जाती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों का तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार और इसको क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझ लीजिए। यदि साइंस का क्वेश्चन इसमें थोड़ा टफ इंक्लूड किया गया है, हम इस बात को मानते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए आप एक बार नहीं 2 बार इस प्रैक्टिस सेट को देख लीजिएगा। आसानी से आपके माइंड में सारा कुछ ऐड हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब आज के लिए जय हिंद।